Now the next topic is the advanced study on bacterial cytology. Okay, the advanced study in bacterial cytology. बैक्टीरियल सेल शेप 3 टाइप के होते हैं, कोकाई, कोकोबेसिलाई एंड बेसिलाई। कोकाई में कोकाई होते हैं, डिप्लोकोकाई होते हैं, ठीक है। डिप्लोकोकाई इस टाइप के होते हैं कुछ। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई चेन जैसे होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टो, एंटरोकोकाई भी, लेक्टोकोकाई भी, तो ये चेन होती है। स्टेफाइलोकोकाई ये ग्रेप लाइक होते हैं। इसके बाद टेट्रार्ड होते हैं। टेट्रार्ड में माइक्रोकोकस होते हैं, बहुत सारे टेट्रार्ड्स होते हैं। सर्सिना बिल्कुल एक बंच होता है, तो ये 8 शेप में होते हैं, है ना, 8 सेल्स का शेप होता है। कोकाई डिवाइडेड इनटू 3 प्लांट्स प्रोवाइडिंग क्यूबॉइडियल पैकेट्स ऑफ 8 सेल्स। सर्सिना, तो इतने टाइप के कोकाई होते हैं। दूसरे होते हैं कोकोबेसिलाई, तीसरे होते हैं बेसिलाई। तो ज़्यादा करके जो अब बेसिलाई है उसके बारे में बताता हूँ। कोकोबेसिलाई भी कुछ मिलते हैं बहुत सारे। तो जो बेसिलाई होते हैं वो होती हैं रॉड्स, जैसे बेसिलस मेगाटेरियम। कुछ फ्लैट रॉड्स होती हैं, कुछ राउंडेड रॉड्स होती हैं, कुछ सिगार शेप्ड रॉड्स होती हैं, कुछ बाइफर्केटेड रॉड्स होती हैं, चेन रॉड्स होती हैं, है ना। कॉमा शेप्ड रॉड्स होती हैं, जैसे विब्रियो एक इसका एग्जांपल है। इसके बाद स्पायरल शेप्ड होती हैं, स्पायरिला, तो स्पायरिला हैं, स्पायरोचीट्स हैं। स्पायरोचीट्स 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ की होती है। कुछ हाइफी फॉर्म में होते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिस हैं, टिपिकली फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। एक्टिनोमाइसिस का एग्जांपल भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, हाइफी फॉर्म में होता है ये। दैट प्रोड्यूस ब्रांचेस प्रोड्यूस अ नेटवर्क कॉल्ड माइसिलियम। तो जो ब्रांचेस बनती है इसमें और बहुत सारा जो मैश बनता है, उस मैश को हम माइसिलियम कहते हैं। इसके बाद में कुछ हाइपो माइक्रोबियम्स होते हैं, प्रोड्यूस ए बर्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग हाइफी, तो इसको हम कहते हैं हाइपो माइक्रोबियम। कुछ होते हैं जिसको हम प्ल्यूरोमॉर्फिक कहते हैं। तो प्ल्यूमॉर्फिक जो होते हैं जैसे कॉरिनीबैक्टीरियम, और कॉरिनीबैक्टीरियम जो है इसको हम प्ल्यूमॉर्फिक में रखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब हम स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आफ्टर माइकोप्लाज्मा बेसिकली 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, और 0.3 माइक्रोमीटर जस्ट इक्वल टू पॉक्स वायरस होता है। तो जो स्मॉलेस्ट है, इससे भी स्मॉलेस्ट है, वो है नैनोबैक्टीरिया। नैनोबैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर से 0.05 माइक्रोमीटर का होता है, यानी 0.3 माइक्रोमीटर से भी छोटा, ठीक है। इसको हम 300 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो ये माइक्रोमीटर में तो 0.3 हो गया, नैनोमीटर में 300 नैनोमीटर हो गया। तो नैनोबैक्टीरिया द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो है थायोमार्गरिटा नेम्बियंसिस। तो थायोमार्गरिटा नेम्बियंसिस जो होता है वो 100 to 300 माइक्रोमीटर है। नैनोमीटर में तो ये जो है इसमें 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि 10,000 से 30,000 नैनोमीटर हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर में 100 to 300 नैनोमीटर। इन डायमीटर is a gram-negative coccoid proteobacteria found in ocean sediments of continental shelf of Nimbia। तो इसलिए इसको निम्बियंसिस नाम दिया है, क्योंकि निम्बिया के जो कंटिनेंटल शेल्फ हैं उसमें मिलता है, ये ओशन है, ये वहाँ पर मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? द सेल इज बाउंड बाय द सेल वॉल, इंटीरियर टू दिस वॉल lies the plasma membrane. This plasma membrane invaginated and form internal membranous structure such as light harvesting membrane of some photosynthetic bacteria। तो जो सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है? इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है,
और सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें कहीं कहीं इन्वेजिनेशंस होते हैं, और ये इन्वेजिनेशन जो हैं इनको जो है ये हार्वेस्टिंग मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और ये हार्वेस्टिंग मेम्ब्रेन्स फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस होता है, और कुछ में इन्हीं को हम मीजोसोम्स कहते हैं। मतलब जो इन्वेजिनेशंस आएंगे, सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस आते हैं, इनको कहीं मीजोसोम्स कहते हैं। इसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं आर नॉट बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन localized discrete region called a nucleoid. Ribosome and inclusion bodies are scattered in the cytoplasm. Many prokaryotes use flagella for locomotion, and many surrounded by capsule and slime layer external to the cell wall. तो ये जो सेल वॉल है, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। इसमें कहीं कहीं जो है वो इंक्लूजन बॉडीज़ वगैरह होते हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सारे स्मॉल 70s राइबोसोम्स होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेन जो है वो विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियाइड होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसके जस्ट बाहर जो है ये जो सेल वॉल होती है, इसमें फिम्ब्रीज होते हैं बहुत सारे, कैप्सूल होता है, या फिर एस लेयर बोलते हैं इसको, या फिर कैप्सूल बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं कुछ प्रोकैरियोट्स में जो स्लाइमी लेयर बनती है वो होती है। तो इसमें फिम्ब्री होते हैं, साथ में फ्लेजिला होते हैं जो एक्सटर्नली मिलते हैं। नाउ सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, it contain not only cytoplasm and organelles but also protect the external environment and acts as selective permeable barrier. तो ये हमको पता है सेल मेम्ब्रेन आउटर इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्ट करती है, और सेलेक्टिव परमेबल बैरियर भी होती है। साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती है, आर यूज्ड टू टेक न्यूट्रिएंट, वेस्ट एक्सक्रीशन एंड प्रोटीन सिक्रेशन। साथ में प्रोटीन सिक्रेशन का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारा जो सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसके सिंथेसिस का काम भी करती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व्स फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट्स। तो सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट्स मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस भी बता दिया कि कोई इन्वेजिनेशंस जो होते हैं वो इन्वेजिनेशन फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। साथ में इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसी में होता है। डिटेक्शन फॉर इन्वायरमेंट क्लूज फॉर कीमोटेक्सिस। तो मान लीजिए अगर इन्वायरमेंट में कहीं चेंज आया तो कीमोटेक्सिस भी करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ प्रोकैरियोट्स की मैं बताना चाहूँगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यूकैरियोट में, वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर ही होते हैं। तो ये कहा गया है कि यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बने, तो ये बताएगा, ये मतलब एक हाइपोथेसिस दी गई कि जो यूकैरियोट्स थे उनमें ये प्रोकैरियोट जो है अंदर चले गए उसमें, और उसी में इनहेबिटेंट हो गए, उसी में रहने लग गए। तो धीरे धीरे ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गई प्रोकैरियोट्स। तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें 70s राइबोसोम मिलता है, और यूकैरियोट के भी माइटोकॉन्ड्रिया में 70s ही राइबोसोम मिलता है। तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सेम होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो फ्लूइक मोज़ेक मॉडल है। इस प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसको सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। दैट द मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर विद इन विच प्रोटीन फ्लोट्स। तो ये एक लिपिड बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन फ्लोट्स होते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में ये एक लिपिड बाइलेयर है। ओके,
इस लिपिड बाइलेयर में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। ये प्रोटीन्स को इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। और ये प्रोटीन्स कहीं देखिए लंबे धागे जैसे हैं, कहीं गोल टाइप के हैं। तो ये जो गोल टाइप के हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए। इसके अलावा इसमें कुछ हेपानॉइड्स भी होते हैं। हेपानॉइड्स स्पेशली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें हाइड्रोफोबिक अल्फ़ा हेलिक्स भी हैं। तो हेलिक्स के जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो हेलिकल स्ट्रक्चर हैं, इसलिए हाइड्रोफोबिक जो है अल्फ़ा हेलिक्स हैं। इसमें जो इंटरनल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। एक सेकंड, इसमें ये जो होती है ये जो इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एम्फीपैथिक कहते हैं। इसमें जो आउटर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो मैं सही जा रहा हूँ, इसमें जो आउटर पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो इंटरनल पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है। यानी कि जो वाटर मॉइटी है वो इंटरनल साइड में ज़्यादा होती है, और जो एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आउटर पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है। आउटर पार्ट जो गोल गोल टाइप का ये है, ये लिपिड बाइलेयर का जो लिपिड का स्ट्रक्चर है, तो आउटर पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और इंटरनल ये जो धागे जैसा है ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये इंटरनल पार्ट नॉन पोलार कहलाता है, आउटर पार्ट जो है पोलार कहलाता है। जो नॉन पोलार पार्ट है इसमें ये फैटी एसिड की हाइड्रोफोबिक चेन होती है। फैटी एसिड से हैं इसलिए हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ पर है जिसमें ये पोलार एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, और जो फैटी एसिड चेन्स है ये हाइड्रोफोबिक है। ये इंटरनल पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट है। तो जो पोलार हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो इथेनॉलामीन का बना होता है। जो पोलार एंड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है वो इथेनॉलामीन का बना होता है, और जो इनर हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो कि फैटी एसिड चेन है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की बनी होती है। और ये दोनों ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स यानी कि हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इथेनॉलामीन और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो हैं, इसमें देखिए हेपानॉइड्स भी मिलेंगे। किस में है ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। हेपानॉइड्स भी मिलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी मिलेंगे। इसके बाद में इसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स भी मिलेंगे, इनमें ओलिगोसेक्राइड्स भी मिलेंगे, इनमें ग्लाइकोलिपिड्स भी मिलेंगे। तो ग्लाइकोलिपिड्स की चेन मिलती है इनमें। इसके बाद में इनमें जो हाइड्रोफोबिक मिडिल पार्ट है इसमें हाइड्रोफोबिक अल्फ़ा हेलिक्स भी मिलेंगे। इसके बाद ये इंटीग्रल प्रोटीन्स कुछ चेन फॉर्म में भी मिलेंगे। तो इस टाइप से एक सेल मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, और इसको हम बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। और इसमें फ्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें भी जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं। और इस लिपिड बाइलेयर में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप के प्रोटीन्स, दोनों टाइप की जो हैं चेन होती है, इसीलिए इसको हम एम्फीपैथिक कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स होते हैं, इसीलिए इसको हम एम्फीपैथिक कहते हैं। तो एम्फीपैथिक का मतलब ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स हों उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीपैथिक। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। लिपिड बाइलेयर इज एम्फीपैथिक इन नेचर
means both hydrophilic and hydrophobic ends is present in same molecule. Integral proteins are insoluble in aqueous solution, while the peripheral proteins are soluble in aqueous solution and get easily detached. तो जो पेरीफेरी है एक्वा सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, और जो इंटरनल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होने के कारण एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 5 to 10 नैनोमीटर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 5 to 10 नैनोमीटर होती है। इसमें जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये 70 to 80% पोर्शन कवर करते हैं पूरी सेल मेम्ब्रेन का, और जो पेरीफेरल प्रोटीन्स हैं ये 20 to 30% पोर्शन ही कवर करते हैं। ये पेरीफेरी में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल पेरीफेरी में होते हैं, ये इसलिए इनको पेरीफेरल प्रोटीन्स कहते हैं क्योंकि ये 20 to 30% ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन लेकिंग स्टेरॉल्स, तो इसमें स्टेरॉल नहीं होता। स्टेरॉल जो है मेन प्रॉपर्टी है यूकैरियोटिक सेल्स की या होस्ट सेल की, ठीक है। एज ए यूकैरियोटिक सेल हैव इंस्टीड ऑफ दैट हैपेनॉइड, तो स्टेरॉल की जगह क्या होता है, हैपेनॉइड होता है। हैपेनॉइड इंपॉर्टेंट है, हैपेनॉइड होता है इसमें। तो स्टेरॉल की जगह क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें बैक्टीरियल सेल में हैपेनॉइड होता है। हैपेनॉइड इज प्रेजेंट इन सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स आर कॉमन विथ वेरी हाई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो ये अभी हमने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशंस होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These enfoldings also provide large surface area for metabolic activity, that is the mesosomes। और ये मैंने आपको बताया भी सही कि इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम mesosomes कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेसोसोम, तो ये याद होना चाहिए। अब बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल फैटी एसिड एस्टर। तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फोटोग्राफ है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है, इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एस्टर्स की बनी होती है। जबकि जो आर्किया की सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो आइसोप्रानाइल ग्लिसरॉल एस्टर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, आइसोप्रानाइल ग्लिसरॉल एस्टर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये स्टेरॉल मॉइटी है जो यूकैरियोट्स में होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जबकि जो बैक्टीरिया में हेपानाइट्स होते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो हेपानेटेरॉल, ठीक है, बैक्टीरियो हेपानेटेट्रॉल, बैक्टीरियो हेपानेटेट्रॉल, ये हेपानाइड स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसा होता है। तो स्टेरॉइड और हेपेनाइड में ये डिफरेंस है, तो स्टेरॉइड और हेपेनाइड में ये डिफरेंस है। तो जो आर्कियल मेम्ब्रेन होती है, आर्किया की जो मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसमें ये ग्लिसरॉल मॉइटी है, यहाँ एस्टर बॉन्ड है और यहाँ पर स्टेरिक एसिड है। इसके बाद ये हो गया आपका बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल हो गया और साथ में ये जो फैटी एसिड्स हो गए। आर्किल जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ईथर बॉन्ड है, देखो यहाँ एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर ईथर बॉन्ड है। तो ईथर बॉन्ड होने के कारण ये जो आर्किया है उसका ग्लाइकोप्रोटीन कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये डिफरेंस है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस हमने आपको बता दिया कि लिपिड जो बाइलेयर होती है वो प्रोकैरियोट्स में ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स और एस्टर बॉन्ड की होती है,
जबकि आर्किया में आइसोप्रोनाइल ग्लिसरॉल ईथर की होती है। तो ये जो है ईथर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ एस्टर है। दूसरा क्या है, फैटी एसिड कनेक्टेड बाय एस्टर लिंक। तो ये एस्टर लिंक की होती है जो मैंने भी आपको बताया। इसमें क्या है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स अटैच्ड टू ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंक्स। तो ये ईथर यहाँ होता है। Sometime to glycerol group are linked to form a extremely long tetraether. Usually the diether hydrocarbon chain are 20 carbons in the length and tetraether chains are 40 carbon chains. तो ये जो है इस टाइप से कुछ होता है। देखो यहाँ पर ये डाईईथर है और साथ में ये टेट्राईथर है, ठीक है। ये डाईईथर है और ये टेट्राईथर है। तो इस टाइप की जो चेन्स होती हैं ये आर्किया में होती हैं, है ना। ये डाईईथर है, ये टेट्राईथर है। Adjust the outer cell length of tetraether by cyclizing the chain to form pentacyclic rings, make the membrane of archaeal more thermophilic. तो ये जो बनती है इसमें, यहाँ पर ये देखिए, ये कभी कभी जो टेट्रा ईथर लिंक्स हैं और टेट्रा ईथर चेन हैं, इसमें ये पेंटा मेरिक साइकिल बनती है, और ये पेंटामेरिक साइकिल आर्किया को और भी ज़्यादा थर्मोफिलिक बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफ है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो टेट्रा ईथर चेन है वो कैसी दिखेगी। तो टेट्रा ईथर चेन कुछ इस टाइप से दिखेगी। इसमें ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये आर्किया का स्ट्रक्चर है, और ये जो है मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड ए बाइलेयर ऑफ C20 डाईईथर। तो एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, दोनों सेपरेटेड है। देखो ये दोनों चेन सेपरेटेड है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग अलग है। पर यहाँ पर जब इनमें इसको हम कहेंगे पेंटासाइक्लिक बॉन्ड होता है, ये पेंटासाइक्लिक रिंग बन जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए पेंटासाइक्लिक रिंग बन रही है। तो इस टाइप के आर्किया जो होते हैं मोर थर्मोड्यूरिक होते हैं, मोर थर्मोफिलिक होते हैं, सॉरी, यानी कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये थर्मोफिलिक होते हैं। इनमें भी ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि चेन जो है एक दूसरे से लिंक्ड होती है, और इसको हम कहेंगे कि ये ए रिजिड मोनोलेयर कंपोज्ड ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड C40 टेट्रा ईथर्स। ये C40 टेट्रा ईथर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये C40 टेट्रा ईथर्स कहलाते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज अ प्रोटोप्लास्ट। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उस सेल मैट्रिक्स को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये अंदर का जितना भी मटेरियल है इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है। साइटोप्लाज्म कंटेन, इसमें क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियाइड हो सकता है, राइबोसोम्स है, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं जैसे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना, साइटोस्केलेटल फिलामेंट, ये 3 टाइप के होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर इसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन्स वाइल एक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल शेप। तो ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये एक्टिन फिलामेंट थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए ये सेल के शेप को मेंटेन करते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये जैसे सेल है तो सेल की पेरिफेरी में ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सेल की पेरिफेरी में ज़्यादा होते हैं। जबकि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये कहाँ ज़्यादा होते हैं, ये सेंटर की तरफ ज़्यादा होते हैं, तभी ये सेल डिवीज़न के टाइम पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ पे। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या हैं, ये बैक्टीरिया। देखो इंक्लूजन बॉडी में अभी तक वायरोलॉजी पढ़ता रहा, तो वायरोलॉजी में भी इंक्लूजन बॉडीज़ बनती हैं। तो जैसे ही हम वायरोलॉजी से बैक्टीरियोलॉजी पे उठ के आते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंक्लूजन बॉडीज़, तो वायरोलॉजी में इंक्लूजन बॉडीज़ तो जो होती हैं वो नॉन साइटोपैथिक, एक साइटोपैथिक चेंज है, और उसमें क्या होता है, सेल के अंदर वायरस का पार्टिकल रह जाता है,
न्यूक्लियो कैप्सिड रह जाता है, या फिर वायरस का अल्टर्ड प्रोटीन रह जाता है, या कोई सेल का जो है उसमें पार्टिकल रह जाता है ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। पर यहाँ बैक्टीरिया के केस में इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड गैस वैक्यूल्स। तो ये गैस वैक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर ये विदाउट वैक्यूल ये किसी टाइप के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्टोरेज मटेरियल भी हो सकते हैं, ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्लाइकोजन स्टैंड विथ, तो ग्लाइकोजन हो सकता है पहला। दूसरा है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्केनोएट हो सकते हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्केनोएट, या फिर इसको कहते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इसके बाद में इसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, फिर कार्बोक्सिसोम्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं। तो गैस वैक्यूल बेसिकली प्रोवाइड बायंसी इन सम एक्वेटिक प्रोकैरियोट्स, ये फ्लोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर में, और ये एक्वेटिक प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। अब यहाँ पर जो मेन है वो है ग्लाइकोजन, फिर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्कालानोएट एंड पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, फिर इसके बाद साइनोफाइसिन, फिर कार्बोक्सिसोम्स। तो ग्लाइकोजन अगर कलर देगा तो आयोडीन के साथ स्टेनिंग करके ये रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्कलानोएट और पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होता है स्टेन्ड विथ सुडान ब्लैक अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड एज एम्प्टी होल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये सुडान ब्लैक कलर का दिखेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो ये एम्प्टी होल्स दिखेंगे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्कलानोएट। इसके बाद है साइनोफाइसिन, तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। फिर कार्बोक्सिसोम जो होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, साथ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में मिलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन एंजाइम रिबुलोज 1,5 डाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रिबुलोज 1,5 डाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो इसमें ये एंजाइम भी मिलता है, रिबुलोज 1,5 डाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो इसमें हमारा जो वेटनरी इंपॉर्टेंस का है वो सिर्फ यही है, एक तो ग्लाइकोजन, फिर एक पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्कलानोएट, है ना। बाकी ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, ये तो थे ऑर्गेनिक। अब है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। तो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज में पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, तो ये बेसिकली फॉस्फेट होते हैं ये, तो इसको हम वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। तो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स इंपॉर्टेंट है। इसको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। कॉरिनीबैक्टीरियम में मिलता है, उसका फीचर है ये। तो कॉरिनीबैक्टीरियम में ये वॉल्यूटिन मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल इंपॉर्टेंट है। अपीयर्स एज ए रेड और डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू व्हेन स्टैंड विद द ब्लू डाई, मिथिलिन ब्लू और टोल्यूडिन ब्लू। इसके अलावा पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, ये तो मेटाक्रोमेटिक। इसके अलावा सल्फर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, फिर मैग्नेटोसोम्स मिलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक सल्फेट होता है, फेरिक इसको कैसे क्या पढ़ेंगे, फेरस, सल्फर फॉर्म ऑफ फेरस होता है, और फेरस सल्फाइड होता है। तो Fe3S4, Fe2 और Fe3O4। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये आयरन मॉइटीज होती हैं, ये मैग्नेटोसोम कहलाते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज के बाद आता है नेक्स्ट राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स मिलते हैं, वाइल यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स मिलते हैं। 70s राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट होती है, तो यहाँ हमने बाइफर्केशन किया है। जो 70s rRNA हैं ये 2 टाइप के होते हैं, 30s और 50s। यहाँ जो S है, ये S बेसिकली इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट रिप्रेजेंट्स मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका क्या मतलब हुआ S का, यानी कि आप अगर इस RNA को राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने पर ये 30 सेडिमेंटेशन इसका देगा, और ये ज़्यादा हैवी है, ये 50 सेडिमेंटेशन देगा। तो यहाँ S जो है स्वेडबर्ग यूनिट है, और ये सेडिमेंटेशन रेट को शो करती है। तो देखो, ये याद रखना आसान है कि 30S में एक पार्ट होता है 16S rRNA,
ठीक है, जस्ट इसका आधा कर दो आप तो 16 एस आर आर एन ए। 50s का भी आधा कर दोगे तो आप 23 एस आर आर एन ए मिलेगा, और इसमें एक पार्ट और बनेगा, वो बनेगा 5s आर आर एन ए। तो इस टाइप से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70s के दो पार्ट हैं, 30s 50s। 30s में जो होता है 16s, और 50s में होता है 23 और 5s। ऐसे करके इसको आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में होता है एटीएस। तो एटीएस जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं 40s और एक होता है 60s। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं यूकैरियोट्स में। तो हम यूकैरियोट की स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो 70s होता है बैक्टीरिया में। राइबोसोम आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। तो इसमें राइबोसोम्स में राइबो और सोम्स, सोम्स यानी कि पार्टिकल्स और राइबो यानी कि आरएनए। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, और जो राइबो पार्ट होता है वो बेसिकली आरएनए होता है। दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्पेशल प्रोटीन आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स। तो जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स कहते हैं, और ये राइबोसोम जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ये हमें पता है। अब इसमें साइटोप्लाज्म में तीसरी चीज़ आती है, वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को हम न्यूक्लियर बॉडी कहते हैं, क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं, न्यूक्लियर रीजन्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट लेके मेम्ब्रेन डी डेलिमिनेटेड न्यूक्लियस, मतलब इस प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। द न्यूक्लियोइड इस इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। द न्यूक्लियोइड इज सिंगल सर्कल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट सम हैव लीनियर डीएनए chromosomes and some such as Vibrio cholerae and Borrelia burgdorferi causative agent of Vibrio cholerae किस क्या कॉज करता है, कोलेरा कॉज करता है, और बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी क्या कॉज करता है, लाइम डिसीज कॉज करता है। हैव मोर देन वन क्रोमोसोम। तो जो न्यूक्लियाइड होता है ये आप याद रखें कि ये प्रोकैरियोट्स में हैप्लॉइड होता है। हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, यूकैरियोट्स में सोमेटिक सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उसका जो न्यूक्लियाइड होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। पर जो बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी है और जो विब्रियो कोलेरी है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स मिलते हैं, इसलिए ये हो सकता है कि ये डिप्लॉइड हो, है ना। इसके बारे में आप थोड़ा सा और स्टडी करना, पर इसमें ज़्यादा क्रोमोसोम्स मिलते हैं इसलिए ये डिप्लॉइड हो सकते हैं। बाकी जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी हैप्लॉइड ही होते हैं, और ये जो है जो हैप्लॉइड डीएनए है वो बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और जो डीएनए है ये लीनियर भी हो सकता है। तो जैसे क्रोमोसोम्स में लीनियर होगा, और ये जो है अगर सर्कुलर होता है तो इसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो इसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है बेसिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और काफ़ी डेंस हो जाता है। तो इसलिए एक छोटे से बैक्टीरिया में काफ़ी लंबा जो न्यूक्लियोइड है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इसका साइज़ कितना है, शेप वगैरह कितना है, वो आप थोड़ा सा और पढ़ लेना। मतलब इसमें जो न्यूक्लियोइड होता है ये हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें नहीं होते, जैसे कि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल प्रोटीन होता है, और इसके स्ट्रक्चर को छोटा बनाने के लिए जो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ऐसे लूप्स बनाता है, और ये एक ही डीएनए होता है और ऐसे लूप बनाता है। तो ई कोलाई में देखा गया है कि 40 से 100 के आसपास ऐसे लूप्स बने हुए होते हैं, और इनमें ये जो कहलाते हैं इसको जो है इनको फोल्ड कहते हैं, और इन फोल्ड के एंडिंग्स पे यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स इस फोल्ड को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है कि मान लीजिए आप एक धागा लें और धागे को आप घुमाते जाएं, एक एंड पकड़ के रखें, दूसरा धागा घुमाते जाएं, और जब आप उन दोनों एंड्स को मिलाएंगे तो क्या होगा
कि वो धागा आपस में ट्विस्ट हो जाएगा, ऐसी ट्विस्टिंग इसमें मिलती है। और ये देखा गया है कि ये जो ट्विस्टिंग है ये लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग होती है। जब लेफ़्ट साइड ट्विस्टिंग होती है तो इसमें कुछ कुछ रीज़न ऐसे भी रहते हैं जो बीच में गैप करते हैं। ठीक है, आप एक धागा ले लेना एक्सपेरिमेंटली, और जब आप उसको घुमाएंगे तब आप लेफ़्ट साइड घुमाएं, एक साइड बांध के रखें, दूसरी साइड से लेफ़्ट साइड घुमाएं, तो आप जब उस दोनों धागों को मिलाएंगे और फिर दोबारा मिलाएंगे, क्योंकि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो इसलिए लगभग एक ही धागे में 4 हिस्से हो जाएंगे। तो इसमें कहीं कहीं ऐसे जो हैं मतलब गैप्स मिलेंगे, एक डबल स्टैंडर्ड ये जा रहा होगा, एक ये जा रहा होगा। तो ऐसे जो गैप्स होते हैं दे आर बेसिकली साइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से ही फोर्क बनता है, यहाँ से ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो इसलिए जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें आपको लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग मिलेगी, राइट साइड ट्विस्टिंग इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन आर्किया में ये देखा गया है, जो अभी हम आर्किया कंपैरिजन कर रहे हैं, आर्किया में ये देखा गया है कि ये जो धागे की ट्विस्टिंग है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की ट्विस्टिंग है, ये राइट साइड में होती है। राइट साइड में होने का रीज़न ये है कि राइट साइड होने पर ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के फोर्क हैं ये कम बनते हैं, और ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि डीएनए का डीनेचुरेशन कम हो। इसमें डीएनए का डीनेचुरेशन इजीली हो सकता है, लेकिन आर्किया में डीनेचर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्किया जनरली थर्मोफिलिक होते हैं, वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव भी सर्वाइव करते हैं। इसीलिए उनमें आर्किया में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आर्किया में राइट साइड ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए होती है, और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, केमिकल एनालिसिस ऑफ प्यूरिफाइड, और हाँ एक चीज़ और, इस न्यूक्लियोटाइड में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली कहाँ होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ प्यूरिफाइड न्यूक्लियोटाइड रिवील्स दैट they are composed of 60% DNA, 30% RNA and 10% protein. Bacteria do not use histone protein for packaging of DNA as in eukaryote. हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत यूकैरियोट को क्यों पड़ती है, क्योंकि यूकैरियोट का जो डीएनए है वो इस पर घूम घूम के सुपर कॉइल्ड हो जाता है। तो ऐसी सुपर कॉइलिंग जो है हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती। इस सुपर कॉइलिंग को बनाने के लिए ये जो सेंट्रल प्रोटीन है ये इस टाइप के फोल्ड बनाता है, और यहाँ पर ये जो स्मॉल प्रोटीन्स है जो मैंने भी आपको बताया ये हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मिड्स पे। अदर देन न्यूक्लियोइड मेनी प्रोकैरियोट्स, सम यीस्ट एंड अदर फंजाई कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, क्रोमोसोम्स के अलावा भी होते हैं। तो ये प्लाज्मिड हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर हो, सपोज कीजिए यहाँ पर एक सर्कुलर प्लाज्मिड हो और ये प्लाज्मिड कहलाता है। ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये सेपरेटेड है, तो ये प्लाज्मिड कहलाता है। बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी में देखा गया है कि 12 लीनियर और 9 सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। तो प्लाज्मिड हमेशा सर्कुलर नहीं होता, प्लाज्मिड लीनियर भी हो सकता है। तो लगभग 12 लीनियर और 9 सर्कुलर प्लाज्मिड मिले हैं। प्लाज्मिड आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन आइदर सर्कुलर और लीनियर एंड रिलेटिवली लेस देन 30 जीन्स। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 30 जीन्स तक का प्लाज्मिड होता है। दे रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। अगर यही प्लाज्मिड मेन न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहे तो इसको हम इपिसोम कहते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ सम प्लाज्मिड अकर विद इन द क्रोमोसोम आफ्टर इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि एफ प्लाज्मिड है, एफ फैक्टर है या फर्टिलिटी फैक्टर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्टिलिटी या एफ फैक्टर होता है
ये जो होता है ये क्रोमोसोम से अटैच्ड होता है, इसलिए इसको हम एपिसोम कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्यूरिंग। ये क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग जो है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डॉटर सेल लॉस्ट सम प्लाज्मिड्स, द लॉस ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड क्यूरिंग। तो मान लीजिए जैसे बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी में 12 लीनियर और 9 सर्कुलर प्लाज्मिड हैं, तो ये सारे के सारे जब भी रेप्लिकेशन होगा तो दूसरे बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जब प्लाज्मिड नहीं जा पाते हैं, छूट जाते हैं ड्यू टू रेप्लिकेशन डॉटर सेल फॉर्मेशन, उसको हम क्यूरिंग कहते हैं। तो इट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और इंड्यूस्ड बाय ट्रीटमेंट। कभी कभी हम ऐसे प्लाज्मिड निकाल भी लेते हैं। प्लाज्मिड निकालना पॉसिबल है, और ये कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग क्यूरिंग ट्रीटमेंट लाइक एक्रीडिन म्यूटाजन से, एक्रीडिन की म्यूटेशन से, एक्रीडिन म्यूटाजन एक होता है, उससे हम कर सकते हैं। यूवी से, आयनाइजिंग रेडिएशन से, थायमीन स्टारवेशन से, एंटीबायोटिक्स से, एंड ग्रोथ अबव ऑप्टिमल टेम्परेचर। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इसका हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में भी यूज़ करते हैं। हमें प्लाज्मिड निकालना होता है तो इसके लिए हम एक्रीडिन म्यूटाजन का, यूवी या आयनाइजिंग रेडिएशंस का, थायमीन स्टारवेशन का, इसके बाद एंटीबायोटिक्स का, ग्रोथ अबव ऑप्टिमल टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं, एक कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है, एक आर प्लाज्मिड होता है, और एक कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोसिन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लाज्मिड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल प्लाज्मिड है। इसके बाद में विरुलेंट प्लाज्मिड्स होते हैं और मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स होते हैं। तो पहला होता है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड फॉर एग्जांपल एफ फैक्टर। इसमें क्या होता है, जहाँ पर भी कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होगा वहाँ पर जो है पाइली फॉर्मेशन होगा, जिसको सेक्स पाइली कहते हैं। तो सेक्स पाइली क्या करता है, जिसमें जैसे मान लीजिए ये एफ पॉजिटिव ई कोलाई है, तो सेक्स पाइली अपना जीन ट्रांसफ़र करता है एफ नेगेटिव ई कोलाई में, और इसको भी प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है, और फाइनली एफ पॉजिटिव एस पॉजिटिव सेल्स हो जाती हैं। तो ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है। एफ फैक्टर कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर प्लाज्मिड पे। तो जो आर प्लाज्मिड होता है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर। ये कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑन द सेल दैट कंटेन देम। तो जिसमें भी आर प्लाज्मिड होता है उसमें उस पर्टिकुलर, सपोज कीजिए जैसे एम्पिसिलिन है ना, क्लोरमफेनिकॉल है, तो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ जाता है अगर वो प्लाज्मिड उसके बॉडी में प्रोकैरियोट्स की सेल में हो। द जीन कोड्स एंजाइम केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग or modifying antibiotics. Some R plasmids have only a single resistant gene, where the other have many as 8. Often the resistant gene are within the mobile genetic element called transposons. तो कितनी बार ये होता है कि ये जो होते हैं R plasmids, ये बेसिकली कहाँ होते हैं, ये होते हैं एज ए ट्रांसपोजोन। तो ये याद रखना है, जो आर प्लाज्मिड होते हैं वो ट्रांसपोजोन्स के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक नई चीज़, वो है कि जो एपिसोम में ये है हमारा एफ प्लाज्मिड, और जो ट्रांसपोजोन्स हैं, तो ये ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे आर प्लाज्मिड, है ना। ये ई हटा दिया मैंने, ई लगा दिया था। तो आर प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांसपोजोन्स होते हैं। ट्रांसपोजोन्स क्यों बोलते हैं, ये जंपिंग जीन्स होते हैं बेसिकली। ये कभी भी क्रोमोसोम पे, ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट हैं। ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होने के कारण ही बहुत जल्दी जो AMR है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, बहुत जल्दी फैल रहा है, और बैक्टीरिया बहुत जल्दी AMR यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये जो AMR वाले जीन्स हैं ये जंप करते हैं और फटाफट जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं। जंप करेंगे, मेन क्रोमोसोम पे आ जाएंगे और वापस जंप करेंगे,
तो ऐसे करते हैं, इसलिए साल्मोनेला, शिगेला, ई कोलाई वगैरह बहुत सारे जो हैं ये एफ प्लाज्मिड वाले होते हैं। और ये और ये जो होते हैं अपना जो AMR है कैरेक्टर वो ट्रांसफ़र करते हैं। पर ज़्यादा करके ये जो आर प्लाज्मिड हैं ये सेपरेट होते हैं, है ना, जंप करते हैं लेकिन सेपरेट हो जाते हैं। तो जो एफ प्लाज्मिड है दे आर इंटीग्रेटेड टू न्यूक्लियोइड वाइल द आर प्लाज्मिड इज नॉट इंटीग्रेटेड टू न्यूक्लियोइड। तो ये याद रखना। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोसिन encoding plasmids. Bacteriocins are bacterial proteins that destroy other bacteria. They usually act on closely related strands. Some bacteriocins kill bacteria by forming channel in the plasma membrane. They may also attack on the DNA and RNA or peptidoglycan and weaken the cell wall. तो ये बैक्टीरियोसिन वो होते हैं जो बेसिकली बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। मतलब जो प्लाज्मिड हैं ये इस टाइप के बैक्टीरियल प्रोटीन्स बनाते हैं जो अदर बैक्टीरिया को किल करे। साथ में हो सकता है कि क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेंस को भी किल कर दे। तो ये कैसे किल करते हैं? ये करते हैं डीएनए डैमेज करके, आरएनए पर अटैक करके, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर पर अटैक करके, ऐसे करके इसको डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कोल प्लाज्मिड है। कोल प्लाज्मिड कंटेन जीन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोसिन कॉल्ड एज कोलिसिन। तो है ये कोलिसिन बेसिकली एक बैक्टीरियोसिन ही विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट ई कोलाई, जो ई कोलाई को ख़त्म करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ई कोलाई को ख़त्म करने के लिए कोलिसिन प्रोड्यूस करते हैं उनमें ये बैक्टीरियोसिन टाइप का प्लाज्मिड मिलता है, ठीक है। देखो इसमें मिल भी रहा है। शिगेला में भी कोल E2 मिलता है। इसके बाद में क्लो DF13 जो होता है ये एंटरबैक्टर क्लोएसी में मिलता है। तो ये जो कोल प्लाज्मिड है ये इकोलाई में खुद में भी मिलता है, यानी ये क्या करता है, खुद के इकोलाई को भी डैमेज करता है। अब इसके बाद आते हैं विरुलेंट प्लाज्मिड पे। इनकोड फैक्टर दैट मेक दिस होस्ट मोर पैथोजेनिक। जैसे एंट्रोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई प्रोड्यूसेस एंट्रोटॉक्सिन। तो एंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो मतलब जो इंटेस्टाइनल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ऐसे ई कोलाई जो होते हैं उसमें भी ये विरुलेंट प्लाज्मिड मिलता है। नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। कैरी जीन्स दैट डिग्रेड सब्सटेंस सच एज एरोमेटिक कंपाउंड टॉल्यूइन। इसके बाद पेस्टिसाइड्स जैसे कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, है ना, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड शुगर्स जैसे लैक्टोज। राइजोबियम टू इंड्यूस लेग्यूम नोड्यूलेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम क्या करते हैं, उनमें भी ऐसे मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं लेग्यूम नोड्यूलेशन के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये मेटाबॉलिक वर्क हो गया इसका। साथ में कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो टॉलुइन है, कुछ पेस्टिसाइड जैसे कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। इसके बाद में शुगर जैसे लैक्टोज है, इसका भी डिग्रेडेशन करते हैं या मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो ये मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के एग्जांपल्स हैं और ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट थी इसलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले फर्टिलिटी एफ फैक्टर कहलाता है। ये 95 से 100 किलोबेस पेयर का होता है। इसकी जो कॉपी नंबर है ये लगभग 1 से 3 कॉपीज़ मिलती हैं। ई कोलाई में मिलता है, साल्मोनेला और साइटोबैक्टर। ये फर्टिलिटी फैक्टर है इसलिए ये सेक्स पायलस है और कॉन्जुगेशन में काम आता है। कहाँ पे काम आता है? कॉन्जुगेशन में। ई कोलाई, साल्मोनेला और साइटोबैक्टर में मिलता है। अब इसके बाद आर, ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है। तो ये किस नाम से मिलता है? RP4, R1, R6, R100, फिर PSH6, फिर PSJ23A, है ना, फिर PAD2। अब इसके अप्रॉक्सीमेट साइज़ कितनी है? RP4 की 54 है,
ये 1 से 3 होते हैं, लगभग सभी 1 से 3 ही होते हैं। इसके बाद R1 के 80 किलो बेस पेयर का है, R6 98 किलो बेस पेयर का है, R100 90 किलो बेस पेयर का है, PSS6 21 किलो बेस पेयर का है, PSJ23A जो है ये 36 बेस पेयर का है। तो RP4 किस में मिलता है? स्यूडोमोनास एंड मेनी अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलता है। और ये आर प्लाज्मिड है, पर फिर भी सेक्स पाइलस में काम आता है, कॉन्जुगेशन करता है, रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, है ना, इनके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी में काम आता है। तो ये सीडोमोनास, इसका मतलब ये है कि जो सीडोमोनास हैं वो एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होता है। R1 बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलता है जो कि एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, इसके बाद ये शायद CM यानी कि एक CM, SM, CU, इसका देखते हैं फुल नेम क्या है। CM यानी कि क्लोरमफेनिकॉल, CM यानी क्लोरमफेनिकॉल, EM यानी कि इरिथ्रोमाइसिन, और इसके बाद SU यानी कि सल्फोनामाइड, इनके लिए रेजिस्टेंट है। R6 जो है ये ई कोलाई प्रोटियस मिराबिलिस में मिलता है। ये जो है सल्फोनामाइड, इसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन, और हाँ स्ट्रेप SM यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, CM यानी क्लोरमफेनिकॉल, फिर टेट्रासाइक्लिन, TM यानी टेट्रासाइक्लिन, KM यानी कानामाइसिन, फिनियोमाइसिन, इनके लिए रेजिस्टेंट इसमें ई कोलाई और प्रोटियस मिराबिलिस में आर प्लाज्मिड होता है R6। R100 जो है ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, प्रोटियस में मिलता है, जो कि क्लोरमफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और Hg मतलब हो गया मरकरी, हाँ मरकरी, तो मरकरी के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, मतलब मरकरी वाले एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, प्रोटियस। PSS6 ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में मिलता है, इसलिए स्टेफाइलो का S और H लगा हुआ है ना, स्टेफाई S और H लगा हुआ है। तो PSS6 स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में मिलता है, जो कि जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन रेजिस्टेंट होते हैं। PSJ23A यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में ही है, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस में ही है, जो कि किससे रेजिस्टेंट होता है? पेनिसिलिन से। इसके बाद आर्सेनेट, ASA यानी आर्सेनेट, मरकरी, फिर जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, न्यूमाइसिन, इसके बाद इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा, इससे रेजिस्टेंट होता है ये। फिर PAD2 है ना, यानी कि एंट्रोकोकस फिकेलिस, एंट्रोकोकस फिकेलिस से मिलता है ये, और ये इरिथ्रोमाइसिन, कानामाइसिन और जो ये SM है, SM यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, इससे रेजिस्टेंट होता है। अब ये कोल प्लाज्मिड पे आते हैं। कोल प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड हैं जो ऐसा प्रोटीन रिलीज करते हैं जो अपने ही बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं, मतलब दूसरे बैक्टीरिया को या खुद इसकी ही स्ट्रेन को भी डैमेज कर देते हैं। तो ई कोलाई में मिलता है कोल E1, कोल E2 शिगेला में मिलता है, फिर क्लो DF13, ये जो है एंटरबैक्टीरियल क्लोएसी, इसलिए क्लो नाम दिया इसका, तो क्लोएसी में मिलता है। ई कोलाई में जो है कोलिसिन E1 प्रोडक्शन करता है, और इसका कॉपी नंबर भी जो है 10 to 30 है, जो मतलब 10 से 30 संख्या में मिलते हैं ई कोलाई में ये। कोल E2 जो होता है वो 10 से 15 संख्या में मिलते हैं, शिगेला में मिलते हैं, कोलिसिन E2 प्रोड्यूस करता है। क्लो DF13 जो है एंटरबैक्टीरियल क्लोएसी में मिलते हैं, जो कि कोलिसिन DF13 प्रोड्यूस करता है। इसके बाद विरुलेंट प्लाज्मिड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये होस्ट में विरुलेंस क्रिएट करेंगे। इसमें एक है एंट P307, ये 83 कॉपी नंबर है, सॉरी 83 किलो बेस पेयर है। ई कोलाई में मिलता है, एंट्रोडॉक्सिन प्रोडक्शन करता है ना, इसलिए इसका एंट है। K88 प्लाज्मिड, ये भी ई कोलाई में मिलता है, विरुलेंट प्लाज्मिड है, और ये एड्रेंस एंटीजन है, यानी कि ये या तो फिम्बरी वगैरह बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। K88 प्लाज्मिड, ये याद रख लो, K88 प्लाज्मिड जो है इंपॉर्टेंट है।
ई कोलाई में मिलता है ये, और ये एड्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये एड्रेंस एंटीजन है। इसके बाद में कोल VK30, ये भी ई कोलाई में मिलता है। ये सिडोरोफोर फॉर आयरन अपटेक रेजिस्टेंस टू इम्यून मैकेनिज्म। तो कोल VK30 है ना, ये भी इम्यून मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेजिस्टेंस टू इम्यून मैकेनिज्म, कोल वी। PZA10, इसमें 56 बेस पेयर्स होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में मिलता है, ये एंट्रोटॉक्सिन बी प्रोड्यूस करता है। TI, ये इसके 200, देखिए सबसे ज़्यादा तो इसी का बेस पेयर लग रहा है मुझे, 200 बेस पेयर का है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में है और ट्यूमर इंडक्शन करता है। तो ट्यूमर प्रोड्यूस करता है ये एग्रोबैक्टीरियम, जहाँ तक है ये प्लांट का है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्लांट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेटाबॉलिक, कुछ एक कैम है स्यूडोमोनास में, ये कैम्फर डिग्रेडेशन करता है। सेल है स्यूडोमोनास में, सेलिसाइलेट डिग्रेडेशन करता है। टोल है स्यूडोमोनास पुटिडा में, ये टोलुइन डिग्रेडेशन करता है। PJP4 है, ओके दिख नहीं रहा है ना आपको, सॉरी, हाँ PJP4 है। तो PJP4 जो है ये स्यूडोमोनास में है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड डिग्रेडेशन करता है। इसके बाद ये PJ4 जो है इकोलाई, क्लेप्शिला, साल्मोनेला और प्रोविडेंशिया, इनमें भी है। प्रोविडेंशिया में यूरियस प्रोडक्शन करता है, यूरियस डिग्रेडेशन, हाँ यूरियस प्रोडक्शन करता है। इकोलाई, क्लेप्शिला और साल्मोनेला में लैक्टोज डिग्रेडेशन करता है। एक सिम है, ये भी मेटाबॉलिक है प्लाज्मिड, राइजोबियम में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो ये अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेन जो है वो K88 प्लाज्मिड है, इकोलाई में एड्रेंस एंटीजन है ये, है ना। इसके बाद एंट P307 इकोलाई में एंट्रोटॉक्सिन है, ये एंट्रोटॉक्सिन प्रोडक्शन करता है। और एक कोल VK30 है, ये सिडेरोफोर फॉर आयरन अपटेक रेजिस्टेंस टू इम्यून मैकेनिज्म, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सिडेरोफोर बनाता है ताकि आयरन अपटेक हो सके। तो ये था अबाउट प्लाज्मिड्स। ओके, तो नाउ कम्स टू द बैक्टीरियल एंडोस्पोर। Bacterial endospore, a number of gram-positive bacteria can form a special resistant dormant structure called as endospore. तो ज़्यादा करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही बनता है। These structure are extraordinarily resistant to environmental stress such as heat, UV rays, gamma rays, chemical disinfectants, and desiccation. Some spores can remain viable for 1 lakh years. तो सोचो ये 1 लाख साल तक भी रह सकते हैं। Endospores survive in boiling temperature, so to sterilize material, autoclave must be used. तो यदि आपको किसी मटेरियल का स्टरलाइजेशन करना है तो आप उसका बॉइलिंग में मत कीजिए, क्योंकि बॉइलिंग करने पर भी स्पोर जो है सर्वाइव करते हैं। इसको ऑटोक्लेविंग कीजिए। ऑटोक्लेविंग करेंगे, है ना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 15 पास्कल प्रेशर पर फॉर 15 मिनट्स, तो ये एंडोस्पोर किल हो जाएंगे। Endospore are permeable to most strain. They often are seen colorless area. एंडोस्पोर इम्परमिएबल होते हैं, तो बहुत सारे जब स्टेनिंग आप करेंगे तब भी एंडोस्पोर पर जो स्टेन नहीं लेगा। स्पेशल एंडोस्पोर स्टेन इंक्लूड्स शेफर्स फुलटन स्टेन एंड मोलर स्टेन इज यूज्ड। तो शेफर फुलटन स्टेन और मोलर स्टेन हम एंडोस्पोर स्टेनिंग में यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक वो बताना चाह रहा था कि कैप्सूल के लिए जो स्टेनिंग होती है उसका क्या नाम है। कैप्सूल की जब इंडियन स्टेनिंग से स्टेनिंग करते हैं तो इसको हिस स्टेनिंग कहते हैं। ओके, ये याद रखना। वैसे कैप्सूलर स्टेनिंग में हम जो यूज़ करते हैं वो सबसे पहले जो होता है क्या रहता है वो, शायद मैंने वैसे कैप्सूलर स्टेनिंग में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप देखना। फर्स्ट एक स्टेन जो रहता है उसके बाद में मिथाइल लेड रहता है, मिथाइल लेड से काउंटर स्टेनिंग करते हैं, तो वो कैप्सूलर स्टेनिंग है। मेरा एक वीडियो है उसमें आप चेक करना। कैप्सूल के बारे में एक चीज़ और है कि कैप्सूल जो है स्वेलिंग रिएक्शन देता है, क्वेलिंग रिएक्शन देता है। तो जो क्वेलिंग रिएक्शन है
इसमें क्या होता है, इन द क्वेलिंग रिएक्शन बैक्टीरियल सेल आर रिसस्पेंडेड इन एंटीसीरम that carries antibodies raised against the capsule. This capsule, the capsule is swell, and this can be easily visualized by suspension in the Indian ink. The ink particle cannot penetrate the capsule, which disappear as a hole round the bacterial cell. क्वेलिंग रिएक्शन बैक्टीरिया की एक स्वेलिंग रिएक्शन होती है, जिसमें कैप्सूल जो होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। और ये तब होता है जब कैप्सूल के अगेंस्ट में एंटी सीरम यूज़ किया जाता है। तो जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो कैप्सूल के अगेंस्ट में रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसके प्रेजेंस में कैप्सूल में स्वेलिंग आ जाती है, और इसको हम इंडियन इंक से विजुलाइज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्वेलिंग रिएक्शन। तो स्वेलिंग होती है तो हम कहते हैं क्वेलिंग रिएक्शन। तो ये जो एंडोस्पोर है, जिसे ये एंडोस्पोर सेंट्रल एंडोस्पोर है, टर्मिनल एंडोस्पोर है, ये सब टर्मिनल एंडोस्पोर है, और ये स्वेलन स्पोरेंजियम टाइप से। तो जो लोकेशन होती है एंडोस्पोर की, वो बैक्टीरिया की अलग अलग स्टेज, अलग अलग जगह होती है। कभी इसको सेंट्रल साइड में होती है तो सेंट्रल, फिर टर्मिनल, सब टर्मिनल, और स्वेलन स्पोरेंजियम जैसा अगर ये दिखता है बिल्कुल एंडिंग पर, यानी कि टर्मिनल पर, इस टाइप से अगर दिखे तो देखो दो टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, लेकिन इसमें पूरी जो सेल है वो ट्यूब लाइक हो गई है और एक जगह एंडोस्पोर बना है। इसमें सेल तो पूरी की पूरी दिख रही है, लेकिन टर्मिनली एंडोस्पोर बना है। तो एंडोस्पोर में क्या होता है, एंडोस्पोरियम सबसे पहले बाहर एक एक्सोस्पोरियम होता है, जो आउटर कोट होती है इसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं। इसके बाद में ये जो एक्सोस्पोरियम होता है ये काफ़ी डेलिकेटेड होता है और थिन होता है। इसके बाद सेकंड जो कोट है वो स्पोर कोट। तो मेनली जो स्पोर को कवर करते हुए कोट होता है उसको स्पोर कोट कहते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन लेयर्स होती हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के सबसे अंदर जो होता है वो कोर वॉल होती है। तो ऐसे चार टाइप की वॉल होती हैं, और तब जा कर के जो इंटरनल न्यूक्लियाइड मटेरियल है वो सेफ रहता है। तो द स्पोर इज सराउंडेड बाय थिन डेलिकेटेड कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्पोरियम। तो बाहर की जो लेयर है उसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं। अ स्पोर कोट लाइज बिनेथ द एक्सोस्पोरियम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्रोटीन लेयर्स एंड मे बी फेयरली थिक। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, जो स्पोर कोट होता है ये प्रोटीन लेयर का होता है और थिक होता है। It is impermeable to many toxic molecules and it is responsible for spore resistance to the chemical। तो मेन यही वाला जो कोर है जिसमें प्रोटीन लेयर होती है, यही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्पोर को, और बहुत सारे केमिकल और टॉक्सिक एजेंट्स को जो है अंदर आने से रोकता है। इसके बाद द सेंटर विच ऑक्यूपाई एज मच एज हाफ ऑफ द स्पोर वॉल्यूम रेस्ट बिनेथ द स्पोर कोट। तो जो स्पोर कोट है उसके अंदर बेसिकली जितना भी न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो रहता है, और इट इज़ जो कॉर्टेक्स है ये कॉर्टेक्स से घिरा हुआ रहता है। तो ये जो कॉर्टेक्स का जो मटेरियल है ये पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकिन इतना ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड नहीं होता, ये लेस क्रॉस लिंक्ड होता है। The spore cell wall inside the cortex are surrounded by the protoplast और the spore core। इसके बाद ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है जो कि हम कॉर्टेक्स वॉल कहते हैं, ये जो है प्रोटोप्लास्ट है और सेल मेम्ब्रेन होती है ये, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम बोल सकते हैं, जो कि लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर की होती है। तो इस प्रोटोप्लास्ट में द कोर हैज़ ए नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर सच एज, अब जो सेंटर में है इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, न्यूक्लियाइड भी होते हैं, और लेकिन ये जो राइबोसोम और न्यूक्लियाइड है ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिवेटेड होते हैं। इसके बाद द टोटल 15% ऑफ स्पोर ड्राई वेट इज कंसिस्ट ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम आयन।
तो अगर आप स्पोर में टोटल बात करें तो इसमें 15% जो होता है वो केवल और केवल डायपिकोलिनिक एसिड होता है। तो जो डायपिकोलिनिक एसिड है, ये डायपिकोलिनिक एसिड जो है स्पोर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम डायपिकोलेट स्टेबलाइज द स्पोर्स न्यूक्लिक एसिड। स्मॉल एसिड सॉल्युबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स यानी SASPs आर फाउंड इन द इंडोस्पोर। तो इसमें क्या होगा कि जो डीएनए है वो और भी ज़्यादा कॉइल्ड होगा, और भी ज़्यादा स्मॉल होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो इसको और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए इसमें जो प्रोटीन्स यूज़ होते हैं डीएनए के साथ में, बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो होते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है। और पहली चीज़ तो इसमें डायपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कैल्शियम के साथ बनाता है। तो कैल्शियम डायपिकोलिनेट इसमें होता है। और दूसरी चीज़ जिसमें जो कोर है उसमें जो होती है वो होती है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। दे सैचुरेट स्पोर डीएनए एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, रेडिएशन, डेसिकेशन एंड केमिकल्स। तो इस टाइप से ये जो दोनों कंपाउंड हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स और डायपिकोलिनिक एसिड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ये स्पोर को डेसिकेशन से, रेडिएशन से, हीट से, केमिकल्स से बचाता है। अब नॉर्मली स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पोर फॉर्मेशन के बाद में स्पोरुलेशन कैसे होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको हम पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये बस समझ लीजिए कि जब भी ये रहा कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरुलेशन होता है, और जब भी नॉन फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये देखिए, ये फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरुलेशन होता है, और नॉन फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ से जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद में सेल लाइसिस हो जाती है और स्पोर रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरी स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस है। न्यूक्लियाइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है दो अलग अलग न्यूक्लियाइड में। बाइनरी फिशन हो गया, ये बाइनरी जो बाइनरी फिशन नहीं, इसको बोलेंगे केवल स्पोर सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया, ये स्पोर बन गया, ये नॉर्मल सेल है। स्पोर फॉर्मेशन यहाँ होता है, इसमें बाइनरी फिशन नहीं होता, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन नहीं होता। ठीक है। तो इस टाइप से जो है स्पोरुलेशन जनरली 10 से 15 घंटे में होता है। जब भी स्पोरुलेशन होगा तो 10 से 15 घंटे में होगा। और जो स्पोर फॉर्मेशन है ये भी इतना जो वर्स्ट कंडीशन रहेगी उस कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होगा। अब आप प्रॉपर्टी यहाँ देख लीजिए। जो स्पोर होता है, सरफेस कोट, तो वेजिटेटिव सेल में टिपिकली ग्राम पॉजिटिव म्यूरिन सेल वॉल पॉलीमर्स होते हैं। तो ये स्पोर जनरली कहाँ बन रहे हैं, सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव सेल के ही होते हैं ये। एंडोस्पोर में क्या होगा, स्पोर कोट थिक होगा। ओके। स्पोर कोट कौन सा था, जो स्पोर कोट था वो ये प्रोटीन वाला, जो ये रेड कलर वाला पार्ट है ये है। तो स्पोर कोट क्या होगा, थिक होगा। ठीक। स्पोर कोट कॉर्टेक्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकिन कोर वॉल। तो जो स्पोर कोट होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन का तो होता ही होता है, साथ में प्रोटीन्स का भी होता है। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस नॉन रिफ्रैक्टाइल, ये रिफ्रैक्टाइल होता है। इसके बाद कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक वाटर एक्टिविटी इसमें हाई होती है, इसमें वेरी लो, क्योंकि बहुत कम वाटर इसमें बचेगा। फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे, इसमें नहीं बनेंगे।
हीट रेजिस्टेंस, अगर इसको हीट में रखे जाए तो ये लो रेजिस्टेंस शो करेगा, जबकि ये हाई हीट रेजिस्टेंट होता है क्योंकि इसमें डायपिकोलिनिक एसिड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स होता है। रेजिस्टेंस टू केमिकल इन एसिड, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें हाई होगा। रेडिएशन का रेजिस्टेंस इसमें हाई होगा। सेंसिटिविटी टू लाइसोसोम, ये रेजिस्टेंट होंगे। और सेंसिटिविटी टू डाई एंड स्टेनिंग, तो ये रेजिस्टेंट होंगे क्योंकि ये डाई या किसी भी टाइप का स्टेन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई। तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई जो होता है वो टेनिस रैकेट शेप्ड का होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो टेनिस रैकेट शेप का होता है, इसका ये एग्जांपल है। देखो कि ये बैक्टीरिया है और ये यहाँ पर एंडोस्पोर है, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टेनिस का रैकेट है, या ये जो लग रहा है ये भी टेनिस के रैकेट जैसा लग रहा है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल पास से देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि इसमें जो स्टेन किया हुआ बैक्टीरिया है उसने सेंटर में कलर नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए टर्मिनली, तो ये जो कलर नहीं लिया है ये एंडोस्पोर है। और जब इनसाइड ऑफ सेल इस टाइप से स्ट्रक्चर हमें अनस्टैंड स्ट्रक्चर दिखता है तो ये एंडोस्पोर होता है। और इसका जो लोकेशन है ये आप देखेंगे ये टर्मिनली है बिल्कुल। इसको हम टेनिस रैकेट शेप कहते हैं इन केस ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई। ये इसका एग्जांपल है।